नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये 13 मई है और जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक वहाँ अभी काउंटिंग जारी है। लेकिन साफ है कि बीजेपी का कमल दोबारा नहीं खिल पाए। अब इन चुनाव का क्या असर होगा आगामी जो 2024 के लोकसभा चुनाव है, इसी पर बात करूँगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, संपादकीय न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। अगले एक साल मई में के आसपास लोकसभा के चुनाव नतीजे भी आ चुके होंगे। नई सरकार, लोगों के सामने तस्वीर लगभग साफ रहेगी कि कौन बनने जा रही क्या। लेकिन इस एक साल के भीतर में कर्नाटक के अलावा भी तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और भी इस तरह के कुछ राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। अब सवाल ये है कि ये जो चुनाव हुए हैं उसका बीजेपी जो सेंटर में राज कर रही है उस पर क्या असर होने वाला है। एक तो साफ तौर पर ये साफ है कि बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव पहले से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होने जा रहे हैं, यानी 2014 और 2019 के चुनाव से पहले। एक तो ये सभी जानते हैं कि उसके दो सबसे पुराने सहयोगी जो थे, शिवसेना और जनता दल यूनाइटेड, यानी उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार उसके साथ नहीं हैं। और इसके अलावा पंजाब में जो अकाली दल है वो भी उनका साथ छोड़ चुका है। यानी बीजेपी के तीन पुराने जो साथी थे, सहयोगी थे उसके, वो उसे किनारा कर चुके हैं। यदि हम बड़े दलों की बात करें तो इस समय बीजेपी अकेली है। छोटे मोटे उसके साथ दल हो सकते हैं लेकिन अकेले उसको इस चुनाव में जाना है। और जो ये चुनाव है कर्नाटक का, यानी जो कर्नाटक राज्य है, वहाँ से बीजेपी की साउथ की राजनीति खुलती है। लंबे समय से वैसे बीजेपी वहाँ कभी सत्ता में है, कभी विपक्ष में। साउथ के जो ये प्रमुख राज्य हैं उनमें से 129 जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें से बीजेपी के पास मात्र 29 सीटें और उसमें से 25 सीटें तो अकेले कर्नाटक से। जाहिर है कि अब कांग्रेस की सरकार होगी तो ये आशंका है या ये माना जा सकता है कि यहाँ सीटें कम होगी। इसके अलावा बिहार है, वहाँ भी लगभग कम होना तय है क्योंकि नीतीश कुमार अलग जा चुके हैं। बंगाल में भी बीजेपी का वो जोर नहीं है क्योंकि जब से उसने विधानसभा का चुनाव हार गई तब से, और वहाँ पे जो भी घटना हो रही है उससे बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनका मनोबल बहुत डाउन है। ये दो राज्य हो गए, कर्नाटक हो गया। अब इस तरीके से इनकी सीटें जब घटेंगी, महाराष्ट्र में जो अघाड़ी बनेगा वहाँ का महाअघाड़ी, यानी जिसमें कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है और एनसीपी भी है, उनका एक गठजोड़ बनेगा। बीजेपी अकेली रहेगी, ठीक है, उनके साथ एक सिंधे ग्रुप है शिवसेना का, लेकिन जो दखल ठाकरे परिवार की है वो मुख्यमंत्री शिंदे की तो नहीं है। तो यानी बीजेपी के लिए ये राज्य भी चुनौतीपूर्ण होने वाला। तो इस तरीके से हम देखें तो बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण होंगे। अब यदि हम अभी जो स्टेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम यदि ये मध्य भारत की बात करें जहां बीजेपी का गढ़ है, राजस्थान में इस समय बीजेपी ठीक ठाक हालत में दिख रही है क्योंकि कांग्रेस में आंतरिक कलह है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पिछली बार भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, कांग्रेस की थी, और वो सभी जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद ही बीजेपी दोबारा सत्ता में वहां लौटी। परंतु इस बार इतना आसान नहीं है क्योंकि कमलनाथ लंबे समय से वहीं जमे हैं, काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही। इसके अलावा तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश है, यह भी देर सवेर चुनाव होने हैं। उसके बाद इलेक्शन के बाद, लोकसभा के बाद हरियाणा भी होने हैं। इन सब में बीजेपी की क्या हालत होगी वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन पहले ये है कि बीजेपी के जहां लोकसभा सीटें अभी हैं, और यदि इन स्टेट में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार इनमें और पश्चिम बंगाल इनमें घटती हैं तो कहां से बीजेपी इनकी भरपाई करेगी। और उसके सहयोगी दल भी जा चुके हैं। तो एक तो बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए चुनौती इस मामले में। दूसरा, बीजेपी को यह साफ समझ लेना चाहिए कि बेवजह धर्म की राजनीति करने से उसे कोई लाभ नहीं होने वाला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जो था उसमें उन्हें बजरंग दल की ही बात की थी, उस पर बैन लगाने की, परंतु उन्होंने उसे
बजरंग बली से जोड़ने की जो कोशिश की वो गलत संदेश चले गया, क्योंकि बजरंग दल एक संगठन है, उसका हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है, नाम रखने से कुछ नहीं होता। वैसे तो भारत में सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनका नाम हनुमान होगा, बजरंग बली होगा, बजरंगी, इस तरीके से। तो ये थोड़ी है कि वो भगवान हनुमान जी के वो कोई स्वरूप हो गए। इसलिए बीजेपी ने ये कोशिश की थी, वो उसकी पिट गया है पूरा फॉर्मूला। ये साफ संदेश है कि बीजेपी को काम करना ही होगा। यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत रही है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम भी कर रहे हैं। जनता के भीतर उन्होंने संदेश दे दिया है कि क्रिमिनल्स को कैसे ठिकाने लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरे स्टेट में यदि आप काम नहीं करेंगे तो यही हश्र होगा। तीसरी बात कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली का ये उनके बीजेपी के सम्मेलन हुआ था, कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें इन्होंने कहा था कि जीत जिताने के लिए मेरे पर ही निर्भर मत रहिए। खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। यानी ये साफ संदेश है कि राज्यों में जीत की गारंटी अकेले प्रधानमंत्री मोदी नहीं हो सकते, स्टेट के लोगों को भी काम करना होगा। कहीं कहीं ये चल जाता है, जैसे उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई, परंतु हिमाचल में हार गई, गुजरात में जीत गई। इस तरीके से काम चल रहे हैं, परंतु ये गारंटी के साथ बीजेपी वालों को भी मानना चाहिए कि अकेले स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए चुनाव की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं हो सकते। सारा दामो मदार जीत का मोदी के कंधों पर नहीं डाला जा सकता है। स्टेट यूनिट को वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो समीकरण है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ लोगों की, वहाँ की जो जन समस्याएँ हैं, उनके हिसाब से या कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका व्यवहार है, उन सब पे एक बार फिर पुनर्विचार करना होगा। लोकसभा में ये ठीक है, मोदी एक चेहरा है, वो जीत की गारंटी भी है, परंतु राज्यों में नहीं। एक तो ये मैसेज भी हो गया। इसके अलावा एक और कि राहुल गांधी, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि नफरत की राजनीति बंद होगी, प्रेम की राजनीति जीत गई। अब उनका ये जो स्लोगन है, क्या है कैसे है ये अलग चीज हो सकता है मुद्दा, लेकिन कई बार इस तरीके के स्लोगन चल पड़ते हैं। और बीजेपी को एक और बात रखनी होगी कि कांग्रेस के पास एक बड़ा विचार है गांधी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हिंदुत्व की लाइन के साथ एक गांधी का विचार है वह फिर दोबारा से तो जिंदा नहीं हो रहा। वैसे गांधी की विचारधारा की राजनीति की बात कर रहा हूँ, गांधी के विचार तो है, जिंदा रहेगा, लेकिन उस विचार पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो कांग्रेस करती रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये तमाम बातें हैं जो बीजेपी को एक बड़ा संदेश देते हैं कि उसके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को या जो उच्च पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनको अपनी कार्यशैली या स्टेट के जो स्तर पे जो काम होने हैं, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं, उनको कैसे सुधारना हो सकता है। एक और बात कि भ्रष्टाचार सेंटर में ठीक है, अभी तक कोई बड़ा मुद्दा नहीं आया ऐसा कि भ्रष्टाचार का, परंतु स्टेट लेवल में कर्नाटक में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा था। ईश्वरप्पा जो मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा इसीलिए देना पड़ा था। एक उनके विधायक जेल भी गए थे, कुछ लोगों ने पीएम से भी शिकायत की थी, यानी भ्रष्टाचार था। तो आखिर ये कैसे हो गए। एक और है कि जो जातियों की राजनीति हो रही है, लिंगायत, बोकालिंगा या आरक्षण हटाना या इस तरीके के जो बीजेपी ने काम किए, उस पर भी उसे देखना होगा कि कैसे ये क्यों हो रहा है। या फिर एक बड़े समाज को, मुस्लिम समाज को काट कर उनकी जैसे आरक्षण ही छीन लिया था, इस तरीके की राजनीति क्या संभव है लंबे समय तक। ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी को एक संदेश दे रहे हैं। तो कर्नाटक का जो चुनाव है बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ा चुनाव है। एक जो संदेश, चुनावी जो संदेश है वो ये है कि 2024 का चुनाव उसके लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। और अब इसमें जो महासमर होगा 2024 का, उसमें वो अभी तक तो अकेले है क्योंकि उसके साथी जा चुके हैं, चाहे जनता दल यू हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल। अब छुटमुट रह गए हैं। अब देखना है कि वो कैसे अकेले इस महासमर में जीत पाएगी। ये इसका संदेश है। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें।
और संपाद के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगले मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,